युद्ध अब सिर्फ यूक्रेनी धरती तक सीमित नहीं रहा। यह पुतिन के गढ़ सेंट पीटर्सबर्ग के द्वार तक पहुंच गया है। 7 अक्टूबर की सुबह रूस के लेनिनग्राद ओब्लास्ट में स्ट्रोगानोवो मशिन्स्काया लाइन पर एक रेलवे ट्रैक में विस्फोट होने से एक सैन्य मालगाड़ी का एक इंजन और कई डिब्बे पटरी से उतर गए। रूसी अधिकारियों ने तकनीकी कारणों से स्ट्रोगानोवो मशिन्स्काया लाइन पर सेवाएं निलंबित कर दी। हालांकि यह कोई साधारण दुर्घटना या तकनीकी त्रुटि नहीं थी, यह तोड़फोड़ की एक सुनियोजित व्यवस्थित कार्रवाई थी। यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी HUR के एक सूत्र ने कीव इंडिपेंडेंट को बताया कि रूस के लेनिनग्राद ओब्लास्ट में सैन्य माल ले जा रही एक ट्रेन 7 अक्टूबर की सुबह हुए विस्फोट के बाद पटरी से उतर गई। सूत्रों के अनुसार स्ट्रोगानोवो मशिन्स्काया रेलवे लाइन पर हुए विस्फोट के कारण इंजन और कई डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया गया है कि यह कार्रवाई स्थानीय गुंडों द्वारा की गई थी और सेंट पीटर्सबर्ग और प्स्कोव के बीच रेल यातायात अस्थायी रूप से ठप हो गया था। हालांकि यह कोई साधारण तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं थी। यह रूस की युद्ध मशीन के मस्तिष्क तक पहुंचने वाली मुख्य धमनियों में से एक पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो उन्होंने इस मूलभूत सैन्य सिद्धांत पर भरोसा किया: सोवियत संघ के विशाल रेलवे नेटवर्क की अडिग शक्ति। देश को दसियों हजार किलोमीटर लंबी स्टील की धमनियों से घेरने वाला यह नेटवर्क युद्ध मशीन को ऊर्जा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण संचार तंत्र था। लेकिन लेनिनग्राद ओब्लास्ट की घटनाओं से पता चला कि इस तंत्र में एक घातक बीमारी फैल गई थी। यह घटना 3 हफ्तों में इसी लाइन पर हुई दूसरी घटना है। 14 सितंबर को लेनिनग्राद ओब्लास्ट के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने बताया कि स्ट्रोगानोवो मशिन्स्काया लाइन पर एक खाली मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और जांचकर्ताओं ने तोड़फोड़ की संभावना की जांच शुरू कर दी। बाद में पता चला कि 15 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। तोड़फोड़ की कार्रवाई की खासियत उसके द्वारा किए गए विस्फोट की भयावहता में नहीं बल्कि उसके लक्ष्य की रणनीतिक कमजोरी में निहित है। लेनिनग्राद ओब्लास्ट में हुए इस हमले को समझने के लिए हमें सबसे पहले सर्जिकल सटीकता के साथ यह जांचना होगा कि विस्फोट कैसे और कहां हुआ। क्योंकि लक्ष्य के रूप में चुना गया यह रेल मार्ग रूस के विशाल नेटवर्क में कोई बेतरतीब लाइन नहीं था। यह यूक्रेन में रूसी सेना के उत्तरी मोर्चे को बिजली देने वाली सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक थी, एक लॉजिस्टिक सुपरहाईवे। इस लाइन को सेंट पीटर्सबर्ग पेस्कोव कॉरिडोर कहना इसके महत्व को कम आंकना होगा। यह वास्तव में एक फैक्ट्री फ्रंट एक्सप्रेस है। मार्ग का उत्तरी छोर सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास का क्षेत्र न केवल एक सांस्कृतिक राजधानी है बल्कि रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर के गढ़ों में से एक भी है। यहाँ की विशाल सुविधाओं में किरोव फैक्ट्री जैसे प्रसिद्ध बख्तरबंद वाहन निर्माता श्रेडनर, नेव्स्की जैसे जहाज और पनडुब्बी के पुर्जे बनाने वाले शिपयार्ड और हजारों तोपों के गोले और रॉकेट बनाने वाले अनगिनत गोला बारूद कारखाने शामिल हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ये कारखाने 3 पालियों में चल रहे हैं और अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की अतिरिक्त भूख को पूरा करने के लिए बिना रुके काम कर रहे हैं। हर नया निर्मित T-90 टैंक, हर आधुनिक BMP-3 पैदल सेना, लड़ाकू वाहन, 152 मिमी हॉवित्जर गोलों का हर टोकरा इसी शहर में रेलवे वैगनों पर लादा जाता है। लाइन का दक्षिणी छोर प्स्कोव एक रणनीतिक लॉन्च पैड है। प्स्कोव रूस की सबसे विशिष्ट इकाइयों में से एक चेचेत्सवीं गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन का मुख्य बेस है। यूक्रेनी सीमा से अपनी निकटता और बेलारूस के सापेक्ष अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण यह शहर एक विशाल रसद केंद्र है, एक ऐसा पड़ाव जहां सैनिकों, उपकरणों और गोला बारूद को मोर्चे पर भेजे जाने से पहले इकट्ठा छांटा और व्यवस्थित किया जाता है। रसद नेटवर्क में इस सैद्धांतिक अराजकता के यूक्रेनी मोर्चे पर बहुत ठोस और खूनी परिणाम होंगे। युद्ध नेता की इंतजार नहीं करता। अग्रिम मोर्चे पर तैनात एक कमांडर के लिए देरी शब्द हार या मौत का पर्याय है। इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग प्स्कोव रेखा मस्तिष्क, जहां उत्पादन होता है और मांसपेशियों जहां युद्ध लड़ा जाता है के बीच मुख्य तंत्रिका मार्ग है। जब यह रेखा कट जाती है तो न केवल परिवहन मार्ग टूट जाता है बल्कि रूसी युद्ध मशीन के मस्तिष्क से उसके अंगों तक आदेशों का प्रवाह भी बाधित होता है। इस हमले की योजना बनाने वालों को अच्छी तरह पता था कि वे किसी बेतरतीब ट्रैक के टुकड़े को नहीं बल्कि इस तंत्रिका तंत्र के सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, एक तंत्रिका ग्रंथि को निशाना बना रहे हैं। इस कार्रवाई ने साबित कर दिया कि रूस की रणनीतिक गहराई एक भ्रम है और उसका दिल भी हमले की चपेट में है। तो फिर इस तोड़फोड़ को किसने अंजाम दिया? इस सवाल का जवाब रूस का सबसे काला रणनीतिक दुःस्वप्न है।
क्योंकि यह झटका बाहर से नाटो मिसाइलों से या यूक्रेनी विशेष बलों के किसी दुस्साहसिक सीमा पार अभियान से नहीं आया था। यह झटका व्यवस्था के भीतर से रूसी संघ की रगों से आया था। इस नए मोर्चे की सेना वर्दीधारी नहीं है बल्कि भूतों से बनी है, यानी क्रेमलिन की अदृश्य सेना। इस कार्रवाई के पीछे के अपराधियों को समझने के लिए हमें क्रेमलिन के उस उथले प्रचार से बचना होगा जो उन्हें सिर्फ हमलावर या देशद्रोही बताता है। खुले स्रोतों से प्राप्त खुफिया विश्लेषण और पश्चिमी सुरक्षा सेवाओं की लीक हुई रिपोर्टें कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक तस्वीर पेश करती हैं। यह कोई एक केंद्र से संचालित पदानुक्रमित संरचना नहीं है। यह एक विकेंद्रीकृत सेलुलर नेटवर्क है जिसके उद्देश्य अलग अलग हैं लेकिन एक ही लक्ष्य से एकजुट है। और इस नेटवर्क का संचालन एक गुप्तचर संस्था कर रही है, यूक्रेन का मुख्य खुफिया निदेशालय या HUR। हालांकि HUR की भूमिका को कठपुतली की भूमिका मानना रणनीतिक रूप से एक अदूरदर्शिता होगी। HUR इन प्रतिरोध कोशिकाओं को शुरू से नहीं बनाता, बल्कि यह रणनीतिक रूप से रूस के भीतर पहले से मौजूद गहरे असंतोष और गुस्से की दरारों में बीज बोता है। वे इस उपजाऊ जमीन को बस पानी और खाद दे रहे हैं। लक्षित खुफिया जानकारी, परिष्कृत तोड़-फोड़ तकनीकों पर प्रशिक्षण सामग्री, सुरक्षित संचार माध्यम और शायद सबसे महत्वपूर्ण यह उम्मीद कि उनकी कार्रवाई व्यर्थ नहीं जाएगी। इस अदृश्य सेना की संरचना ही इसे FSB के लिए एक दुःस्वप्न बनाती है। यह कम से कम 3 अलग-अलग तत्वों का एक घातक मिश्रण है। पहला और शायद सबसे खतरनाक व्यवस्था के भीतर की सड़ांध है। पूर्व सैनिकों को सेना और सुरक्षा सेवाओं से निकाल दिया जाता है, उनकी रैंक छीन ली जाती है या वे युद्ध की भयावहता से थक जाते हैं। एक पूर्व वायु सैनिक के बारे में सोचिए जिसने यूक्रेन में युद्ध लड़ा और अपने साथियों को खराब योजना के कारण मरते देखा। इस व्यक्ति के पास न केवल वैचारिक प्रेरणा है बल्कि घातक तकनीकी विशेषज्ञता भी है। वह जानता है कि रेलवे लाइनों में सबसे कमजोर बिंदुओं को कैसे ढूंढा जाए, सैन्य काफिले की समय सारिणी को कैसे समझा जाए और अधिकतम प्रभाव के लिए विस्फोटक कैसे लगाए जाएं। ये वो लोग हैं जो व्यवस्था को ही नष्ट करने के लिए व्यवस्था की भाषा बोलते हैं। दूसरे हैं विचारधारा से प्रेरित नागरिक प्रतिरोधी सेल। ये रूसी नागरिक हैं जो पुतिन के शासन को रूस के भविष्य के लिए एक कैंसरकारी सेल मानते हैं और इस युद्ध को देश को बचाने के लिए एक दर्दनाक लेकिन जरूरी सर्जिकल हस्तक्षेप मानते हैं। इस समूह में सेंट पीटर्सबर्ग का कोई विश्वविद्यालय छात्र, मॉस्को का कोई IT विशेषज्ञ या साइबेरिया का कोई पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल हो सकता है। लीजन ऑफ फ्रीडम ऑफ रशिया या नेशनल रिपब्लिकन आर्मी जैसे समूहों के घोषणा पत्रों से पता चलता है कि ये समूह न केवल युद्ध के विरुद्ध बल्कि क्रेमलिन के उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के पूरे तंत्र के विरुद्ध भी विद्रोह कर रहे हैं। तीसरी और सबसे अप्रत्याशित परत में स्थानीय आबादी के भीतर के अवसरवादी व्यक्तिगत बदला लेने की चाह रखने वाले या यूक्रेन द्वारा वित्त पोषित एजेंट शामिल हैं। एक रेलवे कर्मचारी जो वर्षों से कम वेतन पर रेलवे स्टेशन पर काम कर रहा है और भीड़ द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, वह एक छोटी सी रकम के बदले में किसी महत्वपूर्ण ट्रेन के यात्रा समय की जानकारी लीक कर सकता है। यह मिश्रित संरचना मानक FSB प्रोफाइलिंग और घुसपैठ अभियानों को लगभग असंभव बना देती है। हर रेलवे कर्मचारी, हर स्थानीय अधिकारी, हर पूर्व सैनिक एक संभावित संदिग्ध है और यह व्यामोह राज्य के तंत्रिका तंत्र को अंदर से खाए जा रहे एक तेजाब की तरह है। तो फिर इस रणनीतिक लक्ष्य को कैसे नष्ट किया गया? अपराध स्थल की जांच और लीक हुई शुरुआती रिपोर्टों से मिले आंकड़े बताते हैं कि यह कार्रवाई शौकिया गुस्से से प्रेरित नहीं थी बल्कि पेशेवर तरीके से की गई थी। यह कोई साधारण आगजनी या कोई साधारण घरेलू विस्फोटक उपकरण यानी IED हमला नहीं था। ओपन सोर्स रेलवे विशेषज्ञों और विस्फोटक विश्लेषकों द्वारा की गई जांच से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। सबसे पहले वह स्थान जहां विस्फोटक रखा गया था। हमला पटरी के सीधे और आसानी से मरम्मत योग्य हिस्से पर नहीं किया गया था बल्कि एक मोड़ के बाहर उस बिंदु पर किया गया था जहां पटरी एक छोटे से तटबंध के ऊपर से गुजरती है। ये रेलवे इंजीनियरिंग का एक बुनियादी नियम है। किसी ट्रेन को पटरी से उतारने का सबसे कारगर तरीका उसे उस मोड़ पर अस्थिर करना है जहां पार्श्व बल सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं। इस विकल्प से विस्फोट का गतिज प्रभाव अधिकतम हो जाता है जिससे न सिर्फ कुछ डिब्बे बल्कि पूरी ट्रेन इंजन के संवेग के कारण पलट जाती है और एक अकॉर्डियन की तरह ढह जाती है। दूसरा, इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की प्रकृति। क्षति की व्यापकता, विशेष रूप से पटरियों का मुड़ना और विकृत होना यह दर्शाता है कि धातु पर अधिक विशिष्ट प्रभाव डालने के लिए डिजाइन की गई मात्रा का उपयोग किया गया था, न कि किसी मानक सैन्य विस्फोटक का।
यह संभव है कि थर्माइट मिश्रण या आकार के आवेशों का उपयोग किया गया हो, जो न केवल पटरियों को तोड़ते हैं बल्कि उन्हें उच्च ताप पर पिघला भी देते हैं, जिससे मरम्मत लगभग असंभव हो जाती है। इसका उद्देश्य केवल तत्काल क्षति पहुंचाना नहीं था, बल्कि रेल लाइन को कई दिनों यहां तक कि हफ्तों तक अनुपयोगी बनाना था। तीसरा समय, लीक हुए अनौपचारिक रेलवे घोषणा पत्रों और पक्षपातपूर्ण समूहों से जुड़े टेलीग्राम चैनलों के क्रॉस विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लक्षित ट्रेन कोई सामान्य मालगाड़ी नहीं थी, बल्कि वह उच्च मूल्य का सैन्य माल जैसे बख्तरबंद वाहन या बड़े कैलिबर का गोला बारूद ले जा रही थी। तोड़ फोड़ करने वालों का उद्देश्य न केवल रेल लाइन काटना था, बल्कि एक ही कार्रवाई में मोर्चे पर जाने वाले लाखों डॉलर मूल्य के महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों को नष्ट करना या विलंबित करना भी था। इस स्तर की ऑपरेशनल खुफिया जानकारी अंदरूनी मदद की संभावना की ओर इशारा करती है, संभवतः रूसी रेलवे या किसी सैन्य रसद इकाई के किसी जासूस से। जब इन विवरणों को एक साथ जोड़ा जाता है तो संकेत स्पष्ट हो जाता है। यह कार्रवाई कोई तात्कालिक आवेग नहीं थी, बल्कि हफ्तों की टोह योजना और तैयारी का नतीजा थी। अपराधियों को न सिर्फ यह पता था कि कहां हमला करना है, बल्कि यह भी कि कैसे और कब करना है। यह किसी भूत के स्पर्श जैसा था, खामोश, सटीक और घातक रूप से प्रभावी। रेलवे लाइन पर हुए हमले का असली असर घटना स्थल पर मुड़ी हुई धातु और गड्ढों से नहीं आंका जा सकता। वास्तविक प्रभाव को तरंग प्रभाव से मापा जाता है। जैसे किसी झील में फेंके गए पत्थर से उसकी सतह पर छल्ले बनते हैं जो दूर दराज के किनारों तक पहुंचते हैं, वैसे ही लेनिनग्राद ओब्लास्ट में हुए इस एक विस्फोट ने पूरे रूसी रसद और सैन्य तंत्र में हलचल मचा दी, हर एक पिछले विस्फोट से ज्यादा विनाशकारी। विस्फोट का पहला और सबसे सीधा परिणाम पूरी लाइन का तुरंत और पूरी तरह से बंद हो जाना था। इसका मतलब है कि न सिर्फ क्षतिग्रस्त खंड, बल्कि उस कॉरिडोर में आने जाने वाली सैकड़ों किलोमीटर लंबी पटरियां भी तुरंत जम गई। रेलवे लॉजिस्टिक्स एक विशाल तंत्र है जो सटीक समय पर काम करता है। हर ट्रेन का एक शेड्यूल होता है, हर स्विच का एक क्रम होता है। इस हमले ने उस तंत्र के केंद्र पर एक जबरदस्त हथौड़ा मारा, जिससे वह तुरंत रुक गया। सेंट पीटर्सबर्ग से दक्षिण की ओर जा रही दर्जनों सैन्य और नागरिक ट्रेनें जहां थीं, वहीं फंस गईं। हमलों से पहले सामान्य स्थिति में सोमवार को सेंट पीटर्सबर्ग स्थित किसी गोला बारूद कारखाने से रवाना होने वाली ट्रेन पेस्कोव होते हुए बुधवार दोपहर तक मोर्चे के पास किसी वितरण केंद्र पर पहुंच जाती, यानी 48 घंटे का सफर। लेकिन इस हमले की वजह से सोमवार को रवाना हुई ट्रेन पहले तो घंटों वहीं रुकी रही, फिर उसे धीमी और अक्षम दूसरी पटरियों पर मोड़ दिया गया। शायद किसी और ट्रेन के खराब होने की वजह से यह अगले 12 घंटों तक एक होल्डिंग पॉकेट में फंसी रही। ज्यादा से ज्यादा यह गोला बारूद शुक्रवार से पहले या शायद अगले हफ्ते की शुरुआत से पहले भी मोर्चे पर नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब है कि 48 घंटे की यात्रा बढ़कर 120 घंटे हो गई है। तो अग्रिम पंक्ति में 3 दिन की अतिरिक्त देरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गोला बारूद की कमी से जूझ रही एक तोपखाना बैटरी दुश्मन के हमले का जवाब नहीं दे सकती। इसका मतलब है कि ईंधन खत्म होने के कारण एक टैंक ब्रिगेड को अपना नियोजित जवाबी हमला रद्द करना होगा और रक्षात्मक स्थिति में रहना होगा। इसका मतलब है कि अग्रिम पंक्ति में भेजे जाने वाले नए सैनिक हफ्तों तक इंतजार में फंसे रहेंगे, क्योंकि उनके उपकरण नहीं पहुंच पाए हैं। तोड़फोड़ की इस एक ही कार्रवाई से दर्जनों सैनिकों की जान जा सकती थी। एक महत्वपूर्ण पहाड़ी का नुकसान हो सकता था, या एक संभावित सफल आक्रमण शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकता था। रसद में देरी के हर घंटे की कीमत अग्रिम मोर्चे पर खून से चुकाई जाती है। इस लहर प्रभाव का एक और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू गैर सैन्य नागरिक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला विनाशकारी प्रभाव है। रूस का रेल नेटवर्क न केवल सेना के लिए बल्कि देश की आर्थिक जीवन रेखा का भी केंद्र है। सेंट पीटर्सबर्ग प्स्कोव लाइन जैसे मुख्य गलियारे कारखानों के लिए कच्चा माल, बाजारों के लिए खाद्यान्न और निर्यात के लिए वस्तुएं भी पहुंचाते हैं। चूंकि सैन्य ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए नागरिक माल परिवहन इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सैकड़ों व्यावसायिक ट्रेनें हफ्तों तक देरी का सामना कर रही हैं। इसका मतलब है उत्पादन श्रृंखलाओं में रुकावट। एक ऑटोमोबाइल कारखाने को स्टील रोल समय पर न पहुंचने के कारण उत्पादन रोकना पड़ सकता है। खेतों से उत्पाद न पहुंचने के कारण खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र निष्क्रिय हो सकता है। यह स्थिति रूसी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जो पहले से ही युद्ध और प्रतिबंधों के कारण गंभीर तनाव में है। कमी शुरू हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ जाता है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना रूसी रेलवे में विश्वास को पूरी तरह से कमजोर करती है। आरजेडी दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे कंपनियों में से एक है और विश्वसनीयता पर आधारित है। इस तरह का हमला दर्शाता है कि कंपनी अपना सबसे बुनियादी वादा, माल को सुरक्षित और समय पर पहुंचाना पूरा नहीं कर पा रही है। इससे कंपनियां घरेलू और खासकर चीन जैसे साझेदारों के साथ विदेशी व्यापार में रेल के बजाय सड़क या समुद्री परिवहन का रुख कर सकती हैं, जो ज्यादा महंगा जरूर हो सकता है लेकिन शायद ज्यादा विश्वसनीय भी। यह सिर्फ एक देरी ही नहीं है बल्कि व्यवस्था की प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक आर्थिक सेहत के लिए एक बड़ा झटका है। यह एक धीमा लेकिन लगातार आर्थिक आघात है जिसके प्रभाव महीनों यहाँ तक कि सालों तक महसूस किए जाएंगे। इस विस्फोट ने न केवल रेल पटरियों को बल्कि रूसी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता की नींव को भी हिलाकर रख दिया है। अंततः लेनिनग्राद ओब्लास्ट में इस रेलवे लाइन का विनाश युद्ध के दौरान एक अलग घटना नहीं रहेगी। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, उस क्षण का प्रतीक है जब रूस के अंदर ही अंदर खून बहना शुरू हो गया था। इस हमले ने हमारे सामने 3 क्रूर सत्य सिद्ध कर दिए हैं। यह पटरी से उतरी हुई रेलगाड़ी तो बस शुरुआत है। असली खतरा इस कृत्य से अन्य प्रतिरोध समूहों में पैदा होने वाली प्रेरणा और साहस में है। हर सफल कार्रवाई अगली कार्रवाई के लिए एक निमंत्रण देती है। यह सिर्फ पटरी से उतरी हुई रेलगाड़ी नहीं है, यह पुतिन शासन है जो अपने द्वारा छेड़े गए युद्ध और अपने ही लोगों के बीच फैलाई गई नफरत के भारी बोझ तले धीरे धीरे शोरगुल के साथ और अपरिवर्तनीय रूप से पटरी से उतर रहा है। और सिर्फ वक्त ही बताएगा कि इस मलबे से एक नया रूस उभरेगा या और भी बड़ी अराजकता। लेकिन एक बात तो तय है, युद्ध घर पहुंच गया है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।